एक भाई और एक बहन की सबसे बड़ी बहन नेहा। नेहा के पिता जब काम पर जाते हैं तो उनके बाद इन सभी का सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, बैठो और सारे खानदान की पंचायत करो। अरे वो तेरी बुआ की बेटी का इंस्टाग्राम देखा? हाँ माँ, पता नहीं कौन से लड़के के साथ घूम रही है। तभी नेहा चाय बना कर रखती है। लो सारे चाय पी लो। माँ, मैं तो पहले से उसे जानती थी कि वो कॉलेज पढ़ने नहीं लड़कों के साथ घूमने जाती है। बस माँ, यही तो कारण है कि मैं नहीं चाहता कि नेहा कॉलेज जाए। मैं जा भी नहीं रही हूँ, होता क्या है कॉलेज में न जाने से? अरे बुआ को क्या ही लग रहा है कि बेटी क्या ही बन जाएगी उनकी? बदनामी होगी वो अलग। भला हो मेरे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे आसपास वालों को तो पता भी नहीं कि हम लोगों के घर में नेहा भी है। ऐसा संस्कार दिए हैं मैंने अपने बच्चों को। नेहा का भाई राकेश भी माँ और बहन के साथ घर के पंचायत में बैठा रहता था। ना कोई काम करता था ना धाम। बड़ा हो चुका राकेश पिता के पैसों पर ही निर्भर रहता था। वहीं बहन नेहा सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और सजने संवरने में दिमाग रखती। शाम को नेहा के पिता घर आते हैं। अरे नेहा की माँ, कहाँ हो? क्या हो गया? कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे चिंता है कोई? ना बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती हो, ना राकेश को किसी काम में लगने देती हो। बस सारा दिन दोनों को लेकर दुनिया की पंचायत। नेहा के लिए लड़का देखा है, पसंद करके हाथ पीले कर दो इसका। अरे कैसा है दिखने में, कितना कमाता है? और दूसरी बात, तुम्हारे परिवार में जितनी लड़कियां हैं उन सब में अच्छा मेरा ही दामाद जब तक नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। पिता भी क्या करते हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ कहते नेहा और राकेश माँ के साथ मिलकर उन्हें चुप कर देते। फिर एक रोज़ माँ बुआ आई है, फिर वही साड़ी पहनी है जो पिछली बार पहनी थी। अरे क्या करने आ जाती है ये नहीं कि आने से पहले फ़ोन तो कर दे। अरे तो तुम लेट जाओ ना माँ। नेहा, तू चाय बना कर पिला, मैं थोड़ी देर में भगाता हूँ उन्हें। पापा तो है नहीं। अरे नहीं, चल कर देखूँ तो क्या बोल रही है, थोड़ा टाइम पास। उनकी बेटी की फ़ोटो किसी लड़के के साथ डाली थी, चलो मज़े लेते हैं। अरे रेनू, कैसे आना हुआ? कैसी हो? फ़ोन भी नहीं किया। हाँ भाभी, बस वो बेटी की शादी तय करती है ना, तो कार्ड देने आई थी। वैसे तो नेहा बड़ी है, शादी पहले उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, लव मैरिज है ना, और लड़के वालों को शादी की जल्दी है। नेहा की माँ तो जैसे पागल ही हो जाती है। ये क्या? जिस रेनू का घर नहीं चल रहा था, पति कुछ कमाता नहीं था, उसकी बेटी की शादी कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है? वो तो आई पढ़ने जाती कहाँ थी, वो लड़का फंसा लिया। वैसे क्या करता है लड़का? रेनू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती, गरीब बहन का भाई के घर आना जाना बंद ना हो जाए, इस डर से वो शांत रहती है। खैर, लड़की का बिजनेस है शहर में, 4 कोठी और 10 बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बेटी साम्या को देखते ही हाँ कर दी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दहेज कैसे दोगी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? बस सब ऊपर वाला कर देगा। वो क्या है ना, उनकी तो कुछ मांग है ही नहीं, बस चाहते हैं कि बारातियों को अच्छे से खिला पिला दे। बुआ शादी का कार्ड देकर चली जाती है और उसके जाने के बाद बैठ जाते हैं नेहा, उसकी माँ और भाई पंचायत करने। इतनी जल्दी शादी? लेकिन माँ, लड़का तो पैसे वाला है और इंस्टा में मैंने फ़ोटो देखी थी, दिखने में भी ना हैंडसम है। किस्मत है सौम्या की, नहीं तो मेरे ही कपड़े पहन कर बड़ी हुई है। और क्या, तेरे एक से बढ़कर एक कपड़े छोटे होते ही मैं तेरी बुआ को दे देती थी। पूरे पैसे वाले घर की लगती थी सौम्या उसे पहन कर। हाँ, वही देखकर लड़के ने सोचा होगा कि पैसे वाले घर की लड़की है। लेकिन अब पता चल रहा होगा ना, फक्कड़ लोग हैं, क्यों नेहा? हाँ बिल्कुल, और अब किया भी क्या जा सकता है, प्यार हो गया होगा। सौम्या का तो काम निकल गया ना मेरे कपड़ों से। माँ, तू ना मेरे लिए भी ऐसा ही लड़का देखना। अब मैं तो सौम्या की तरह आवारा हूँ नहीं जो लड़कों को फंसाती रहूँ। नेहा की माँ का तो अब खून खौल जाता है कि वो तो आराम से बैठी घर में पंचायत कर रही है और बाहर देखो लोग शादी ब्याह रचा रहे, वो भी वो ननद जिसके घर कभी खाने के भी लाले पड़े थे। ननद के जाते ही नेहा की माँ तैयार होने लग जाती है। अरे माँ, कहाँ चली? तेरी शादी के लिए लड़के वाले के घर। कौन सा लड़का? अचानक क्या ही हो गया माँ?
और हाँ, लड़का देख भी रही हो तो स्नेहा के पति से ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए बस। अरे वही तो देख रही हूँ, पिछले 4 साल से तुझे तो कोई लड़का अच्छा ही नहीं लगता, किसी का कुछ खराब तो किसी का कुछ। हाँ तो किसी से भी शादी कर लूँ क्या? अब देख लिया ना स्नेहा का होने वाला पति कैसा है, बस अब उससे अच्छा देखना। शाम को पिता आते हैं। अरे मेरी भांजी की शादी तय हो गई, सुनती हो? स्नेहा बिटिया को ना खूब अच्छा लड़का मिला है। बहुत दुख देखा है रेनू ने, अब उसके दिन फिर रहे हैं। हाँ, लव मैरिज कर रही है। हमारे घर की बेटियां तो कम से कम घर के अंदर ही रहती है। उन लोगों को कोई मतलब है क्या कि समाज क्या कहेगा? अरे क्या करना है समाज को, तुम जैसे लोग ही पंचायत करते हो, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी। अगर रेनू भी तुम्हारे जैसी होती और बेटी को पढ़ाती लिखाती नहीं तो वो भी कहीं ऐसे ही बैठी होती। अब छोड़ो वो सब और शादी की तैयारी करो। अरे काहे की तैयारी? मेरे पास पैसा नहीं है अब तुम्हारी बहन के लिए, समझे? सारी जिंदगी यहीं से जाता रहा है, और वैसे भी कर रही है ना बड़े घर में शादी, तो अपने बल पर करे, नहीं तो रहने दे। कर दे अपनी औकात वाले लड़के से शादी। अब हम भी तो नेहा के लिए लड़का देख रहे हैं। भले पैसा है, लेकिन हम तो ऐसे ही कहीं करेंगे जहाँ कम से कम दामाद को साथ और पास बिठा तो सके। पिता परेशान हो जाता है कि क्या सोच लेकर नेहा की माँ काम कर रही है। वहीं नेहा की माँ को अब किसी भी तरह नेहा के हाथ पीले करने की चिंता हो जाती है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद का दामाद उसके दामाद से अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य। 2 साल बाद भाग्यवान, स्नेहा को बेटा हुआ है, कल चलेंगे उसे देखने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दूर है स्नेहा का घर। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के घर जाना जो इतनी चालाकी करे। हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। अरे क्या कर दिया मेरी भांजी ने अब? और नहीं तो क्या, लव मैरिज, अमीर लड़का फंसा कर शादी, और यह देखो बेटा भी कर दिया जल्दी से। कहीं अमीर लोग निकाल ना दे घर से। खैर, जो जलता है, जिससे कुड़न है, वो कुड़ते ही रह जाते हैं, और ज़माना अपनी चाल चलता ही रहता है। नेहा के परिवार के केस में भी यही हो रहा था। खैर, नेहा की माँ और पिता स्नेहा के घर आते हैं। अरे मामा जी, आइए आइए। स्नेहा की सास भी उन लोगों से बहुत अच्छे से मिलती है। स्नेहा तो हमेशा आप लोगों के बारे में बात करती है, मामा को बहुत मानती है स्नेहा। हाँ, इन लोगों के बहुत काम आए हैं ना हम लोग। वो क्या है ना, हम लोगों ने ही इन लोगों को गरीबी से निकाला है, वरना आज इतने बड़े घर की ये मालकिन बनकर नहीं बैठी होती। स्नेहा को मामी की बात का बुरा लगता है, लेकिन स्नेहा की सास एक बहुत ही समझदार महिला थी। बिल्कुल सही कहा, मेरे भाई ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। अब भाई बहन के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए खड़ा होगा? फिर स्नेहा जैसी बहू ईश्वर सबको दे। स्नेहा, नौकरों को बोलो कि मामा जी के लिए कुछ खाने को लाए। अच्छा, आप लोग बात करिए, आज मेरी किटी है, टाइम हो गया है तो मुझे चलना होगा। सास चली जाती है। उसके जाने के बाद स्नेहा, मामा जी, नेहा के लिए कोई लड़का मिला? और राकेश भैया कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? मामा कुछ कहता कि मामी ही बोल पड़ती है। वो क्या है ना, वो तुम्हारे जैसी नहीं है, तो खुद ही लड़का फंसा लो। वो तो घर में रहने वाली लड़की है, सीधी सादी सी। मामा को मामी की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन धीरे से। स्नेहा, हमें बहुत गर्व है तुम पर, तुम बहुत अच्छे से ससुराल को संभाल रही हो। नहीं बेटा, नेहा को तो अंबानी परिवार की बहू बनना है ना, और राकेश को तो घर बैठे रोटी मिल रही है, तो वो क्यों ही नौकरी करेगा। अच्छा बेटा, अब इजाज़त दो। नेहा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे स्नेहा ये सोचने लगती है कि वो कैसे मामा की मदद करे। स्नेहा माँ को फ़ोन करती है। क्या बात है स्नेहा, तू परेशान क्यों लग रही है? मामी ने कुछ कहा क्या? छोड़ो ना मामी को, उनको तो मैं गिनती ही नहीं हूँ, वो ऐसी ही हैं। उन्होंने ना नेहा की शादी की, ना ही राकेश भैया को किसी लायक बनाया। बस सारा दिन घर में बैठकर लोगों की बुराई भलाई की। दुनिया आगे निकल रही है और वो वहीं कमरे में बैठकर लोगों पर टिप्पणी कर रही हैं। मैं तो अपने भाई का ज़िंदगी भर एहसान मानती हूँ स्नेहा। हाँ माँ, लेकिन मामा दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे में वो रौनक और बात में वो खनक भी नहीं थी। क्योंकि मेरा भाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से हार गया है। वो किसी को कुछ नहीं बोल सकता।
नहीं तो तेरी मामी और तेरे ममेरे भाई बहन उस पर चढ़ जाते। पर माँ, हम तो मामा की मदद कर सकते हैं ना। नेहा की शादी के लिए मैं अपनी ही एक दूर के देवर की बात कर सकती हूँ। वो भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मामा के पास भी पैसा अच्छा खासा ही है। दोनों का रिश्ता हो जाता है तो मामा की कुछ समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा। हाँ, ये तो सही बोल रही है। तो एक काम कर, मामा से बात कर ले। नहीं माँ, ये सब बातें ना बड़ों की बात है। आप मामा से बात करो, मैं अपने चाचा ससुर से बात करती हूँ, जिनका रोहन बेटा है। ठीक है। माँ बेटी चाहते थे कि उनके मामा का घर ठीक हो जाए, मामा परेशानियों से निकल जाए, लेकिन मामी क्या वो ये चाहती है? अरे रेनो, क्या बात है? तू कैसे आई? और कितनी बार का है? फ़ोन तो कर दिया कर। हाँ भाभी, मैंने भाई को फ़ोन किया था, लेकिन भाई यानी कि नेहा के पापा भी वहाँ आते हैं। अरे रेनू, दिखा तो कैसा लगता है लड़का। रेनू रोहन की फ़ोटो दिखाती है, तभी नेहा भी आ जाती है और रेनू के हाथ से फ़ोटो लेकर। मोटा है लड़का, करता क्या है? नेहा, ये तमीज़ नहीं है, बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करते। फ़ोटो मुझे वापस दो। अब लड़का वो नहीं देखेगी तो क्या तुम पसंद करोगी? क्यों ना ले फोटो। और रेनू, कैसे बात कर रही हो तुम नेहा से? हमें पसंद नहीं है लड़का, लेकर जाओ फोटो। तो बिठा कर रखो जिंदगी भर नेहा को सर पर। अरे मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी बेटी को। अभी 4 पैसे है तो शादी हो जाएगी इसकी। हो जाएगी मेरी शादी, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से बुआ को। अरे स्नेहा जैसे नहीं हूँ मैं, समझी? रेनू को बुरा लगता है, क्या बना दिया है भाभी ने बच्चों को, इतनी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। भाई, लड़का इकलौता है, करोड़पति। उन लोगों को बस लड़की साफ दिल की अच्छी चाहिए और कोई डिमांड नहीं है। नेहा जैसे ही करोड़पति सुनती है खुश हो जाती है। तो ऐसे बोलिए ना, मुझे रिश्ता पसंद है। बुआ, बुला लो लड़के वालों को। रेनू अपनी भतीजी नेहा से भी बात नहीं करती और ना ही भाभी से। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, देखा तुम्हारी बहन को? अरे माँ, पैसे का घमंड बोल रहा है। बेटी की करोड़पति घर में शादी हो गई ना, महेश भैया भी अच्छा कमा रहे हैं, कार ले ली है, तो बुआ का दिमाग चिढ़ गया है। सबकी अपनी किस्मत है, उसका बेटा कमा रहा है। कम से कम उसे ये तो है कि माँ बाप को आराम देना है, तुम्हारी तरह नहीं कि घर पर बैठा फ्री की रोटी तोड़ रहा है। अरे क्या है जी, दिन भर अपने बहन की घर की तारीफ करते रहते हो और तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा। जब देखो उसे कोसते रहते हो। अब तुम तो रहने ही दो। देखो रोहन की फैमिली कल आ रही है नेहा को देखने। नहीं, इस घर में नहीं रखेंगे वो कार्यक्रम। आसपास वाले देखेंगे तो बातें बनाएंगे। स्नेहा को बोलो कि हम उसी के घर आ जाते हैं। अरे लेकिन वो बेटे के ससुराल में। अरे तो है भी तो उसी के चाचा का बेटा ना। और फिर घर में बुलाने का मतलब है खर्चा। कौन करेगा इतना खर्चा? मिठाई, फल, चाय, ना 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 ना। माँ बेटे और नेहा बैठकर सलाह करते हैं और पहुंच जाते हैं सारे स्नेहा के ससुराल। कोई बात नहीं मामा जी, वैसे भी नेहा की शादी तय हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन नेहा को देखता है, नेहा रोहन को। रोहन का मोटापा नेहा को पसंद नहीं आता और पैसे वाले घर के रोहन को नेहा का स्टैंडर्ड। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और मामला वहीं पर रुक जाता है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और फिर नेहा और उसकी फैमिली घर में बैठकर शुरू कर देती है पंचायत। नेहा देख, रोहन मोटा है लेकिन चेहरे में अमीरों वाली चमक तो है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर अब क्या करूँ, मैंने तो मना ही कर दिया। हाँ तो क्या हो गया, स्नेहा को बोलते हैं, करेगी कुछ भी। हम लोगों ने कितना किया है उन लोगों के घर का, और तुम तो उसके मामा की बेटी हो। और वो भी वो मामा जिसने उसके लिए क्या नहीं किया। तो तू सोचती क्यों है कि तूने मना कर दिया? तुझे पसंद है तो बोल, मैं अभी स्नेहा से बात करता हूँ। नेहा की अकड़ शादी ना हो पाने के कारण थोड़ी सी कम होती है और वो सोच लेती है कि वो शादी कर लेगी रोहन से। नेहा की माँ नेहा को फ़ोन लगाती है। देख नेहा, वैसे तो रोहन बहुत मोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि तू लाई है रिश्ता तो हम लोगों को मंजूर है। उन लोगों को बोल के कल आकर मिल ले। अरे वाह मामी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे रोहन भैया यहीं आए हैं, रुकिए मैं बात कराती हूँ। रोहन भैया, वो नेहा के घर से फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं।
नहीं नहीं भाभी, उन लोगों को मना कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझे तो आपके जैसी लड़की चाहिए। उन्हें कह दीजिए कि मैं शादी किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड वाली लड़की से करूँगा। नेहा मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। रोहन की बात मामी सुन रही थी। वो सारी बात राकेश और नेहा को बता देती है। स्नेहा, उससे तो लाख गुना अच्छी हूँ मैं। और क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड? अरे स्नेहा मेरे ही कपड़े पहन कर इतराती थी। बड़ा आया, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद था, मोटा कहीं का। वैसे माँ, नेहा की शादी ना जल्दी से करनी होगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। कल को शादी ना हो पाई तो? हाँ तो क्या, ना हो पाई तो? हाँ, ये मेरा घर है तो? अरे काहे का तेरा घर? मैं तो नहीं रख रहा पूरी जिंदगी तुझे। हाँ नेहा, वो क्यों रखेगा, तू अपने घर की हो जा अब। नेहा को माँ की बात का बुरा लगता है। तो अच्छा लड़का देखो ना, घर से बाहर निकलने नहीं दिया और खुद लड़का देख नहीं रही हो। देख नहीं रहे? अरे 5 साल से 5,000 लड़के देख लिए होंगे, तुझे ही कोई ना कोई कमी दिखती है लड़के में। हाँ तो किसी से भी कर लूँ क्या शादी? सड़क पर तो नहीं खड़ी हूँ ना मैं, मेरा भी घर है ये। हाँ है, लेकिन हमेशा के लिए तो ये सिर्फ मेरा ही है। अब ऊपर का पोर्शन तो मैं किराए पर दे दूंगा, नीचे खुद रहूंगा। क्या बोल रहा है? फिर मैं और पापा कहाँ जाएंगे? अरे अभी नहीं, जब आप दोनों नहीं रहोगे तब की बात कर रहा हूँ। माँ, ये कहना चाह रहा है कि आप दोनों मर जाओ। देखो देखो अपने बेटे की सोच। माँ सर पर हाथ रख लेती है कि उसके बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तभी नेहा के पिता आ जाते हैं। राकेश, मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। बेटा कोई नौकरी चाकरी संभाल और घर देख। मैं अब घर पर रहना चाहता हूँ। आराम करना चाहते हैं? अरे घर में सारा दिन करोगे क्या? जा रहे हो काम करने तो कम से कम 4 पैसे तो आ रहे हैं, और फिर दिन भर करोगे क्या? वही जो तुम तीनों करते हो, सारा दिन पंचायत। तुमने घर में रहकर बच्चों के सामने सबकी बुराई की, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया, सिर्फ घर में बिठाकर लोगों की बातें बनाती रही। इसी में तुम्हारा मन लगता था। लेकिन देखो, जमाना आगे ही आगे आगे बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे बच्चे वहीं है। जानती हो ना क्यों? अम्मा कुछ नहीं कह पाती। सारा घर चुप होकर पिता को सुन रहा था। क्योंकि मायके का कर्म ही बच्चों के सामने आता है। कर्म अच्छे होंगे तो बच्चे जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि किसी को यह मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, उन्हें तो बस आगे बढ़ना है। सवाल सास से एक बहू का। क्या है माँ जी, हर महीने 10,000 रुपया वृद्धाश्रम में क्यों देती हैं? मतलब माना आपका पैसा है, लेकिन हर महीने। क्या है, सिर्फ 10,000 ही तो है, और वो भी माँ के। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, बहू तो सवाल ही कर रही है ना, कोई बात नहीं। रत्ना देखती है कि सास ना कुछ बोल रही है और पति भी सवाल करने के बजाय उसे ही बोल रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। बहू और बेटे के जाने के बाद सास अकेली ही बड़बड़ाती है। सही तो बोल रही थी बहू, 10,000 रुपए मैं क्यों हर महीने दे देती हूँ। चाहूँ तो 4 धाम यात्रा कराऊं या फिर नाती पोतों के नाम कर दूं, लेकिन फिर भी अब मैं बहू को कैसे बताऊं कि ये एक ऋण है जिसे पता नहीं मैं कब उतार पाऊं। तभी वहाँ पास खेल रहा छोटा सा रोहन दादी से कहता है, दादी दादी, ऋण क्या होता है? फिर क्या, वो पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ वो अपने जवानी के दिनों में पहुँच जाती है। देखो सरला, मैं काम की तलाश में बम्बई जा रहा हूँ। सेटल हो जाऊंगा तो तुमको और दोनों बच्चों को वहाँ बुला लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? तब तक हम लोग यहाँ का गुजारा कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ कैसे? अरे उसकी चिंता ना करो, पैसे मैं हर महीने तुमको भेजूंगा। दिनेश बम्बई चला जाता है और सरला दोनों बच्चों के साथ कानपुर में ही रह जाती है। अरे सरला, सुना तुम्हारा पति बम्बई चला गया, अब क्या करोगी अकेली इन 2 बच्चों के साथ? बस कुछ ही महीनों की बात है बहन जी, फिर तो मैं भी 1 महीने बाद डाकिया आता है। सरला किसका नाम है? आपके नाम का मनी ऑर्डर है बम्बई से, और ये लेटर भी। सरला पैसा लेती है और खुश हो जाती है, पर जब लेटर खोलती है तो परेशान। लेटर में दिनेश ने लिखा था, देखो सरला, अब मैं ज्यादा वक्त पैसे नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। सरला परेशान हो जाती है। वो किसी तरह 1 महीने का खर्चा निकालती है। धीरे धीरे 2 और 3 महीने, फिर पैसे आने बंद हो जाते हैं।
एक शाम। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुन्ना तो रोता ही जा रहा है, इसे कैसे चुप कराऊं? दूध के पैसे भी नहीं है। चल कर देखती हूँ, शायद लाला उधार दे दे। सरला दुकान में जाती है, जहाँ दुकानदार कहता है, और नहीं सरला बहन, पहले के महीने के भी पैसा अभी आए नहीं है, कैसे उधार दे दूं मैं? सरला घर जा ही रही होती है कि सामने एक बुजुर्ग कपल खड़ा होता है। बेटा, मैं देख रही थी तुम परेशान थी बच्चे के लिए। ये लो 10,000 रुपए। अरे नहीं माँ जी, इतने पैसों की जरूरत नहीं है। हम लोगों को तो 500,000 मिल जाए तो बहुत। बेटा, मैं अपनी पेंशन निकाल कर ला रहा था, लेकिन तुम्हें परेशान देखा तो रहा नहीं गया। ले लो, हम लोग तो बहू बेटे के साथ रहते हैं। वो लोग कल आ रहे हैं बम्बई से, फिर तो खर्चा वही लोग देखेंगे, हम लोगों को क्या जरूरत है। सरला पैसे ले लेती है। उसका कुछ समय अच्छा कटता है। फिर एक दिन सरला का पति दिनेश आ जाता है सूट बूट में। वो किसी हीरो सा लग रहा होता है। सरला पति को देखकर रोने लगती है। रो मत पगली, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। मैंने अपना बिजनेस सेट कर लिया है। सरला पति के साथ जाने को तैयार हो रही होती है कि उसे उस बुजुर्ग दंपति की याद आती है। अब जरा 10,000 रुपए तो देना। माना पति कमा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम क्यों? क्या हो गया? किसी का उधार चुकाना है। पति जेब से 10,000 निकाल कर सरला को दे देता है और सरला सीधा उन लोगों के घर जाती है। दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा एक कम उम्र की औरत खोलती है। नमस्ते, आप बम्बई से यहाँ आई है ना? हाँ, बम्बई से ही आए हैं। वहीं रहते थे, क्या दिन थे। लेकिन अब इस छोटे से शहर में रहना पड़ रहा है। तुम बताओ, क्या करने आई हो? आपकी सासू माँ से काम था, उनसे मिलना है। उन लोगों से भी मिलने वाले हैं क्या? अरे जाओ, यहाँ नहीं रहते वो लोग। जी? सरला परेशान हो जाती है। तो कहाँ रहते हैं? यही तो घर था उन लोगों का। बोला ना, जाओ यहाँ से, नहीं रहते वो लोग यहाँ। ये बोलकर वो औरत जोर से सरला के मुंह के पास दरवाजा बंद कर देती है। सरला खड़ी होती है कि पास वाली आकर सरला से कहती है, अरे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। आते ही बेचारे सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ाई। अरे हम लोग तो पूछ पूछ कर हार गए कि कहाँ कौन से वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तो चलो मिल भी आए कभी चाचा चाची से। लेकिन मजाल है इसकी, काली जबान से पता निकल जाए। और उनका बेटा, वो कुछ नहीं कहता? बेटा, उसी का तो खेला है सब। माँ बाप का मकान धोखे से खुद के नाम करके बीवी के साथ मजे कर रहा है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सरला को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। वो वापस आ जाती है और फिर बम्बई चली जाती है, लेकिन मन में वो 10,000 वापस करने की इच्छा रह जाती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी मैं अचार पापड़ बनाने का काम करूं। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? मैं सेटल हूं ना अब। लेकिन सरला नहीं मानती। वो हर महीने अचार पापड़ से 10,000 कमाती और उसे वृद्धाश्रम में जमा करवा देती। एक रोज, वैसे तो सरला मेरा बिजनेस है, दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं, अब बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे नाम पर क्या करूं, जो कभी मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मुझसे पहले इस दुनिया से जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हर महीने आए। ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम उस अंकल आंटी के पैसे लौटा नहीं पाई जिन्होंने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में तुम्हें जीवन की पूरी कमाई दी थी। मैं वादा करता हूँ हर महीने तुम्हारे नाम से वृद्धाश्रम में पैसे दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तब भी। दादी दादी, क्या हो गया? आपने बताया नहीं ऋण का मतलब क्या होता है? उधार, भार, कर्जा, या यूं कहो तो बोझ किसी को ढूंढने का। माँ, मैंने 10,000 वृद्धाश्रम में भेज दिया है। माँ, वो कानपुर वाला घर बेचने जाना है, चलोगी ना साथ? हाँ जरूर बेटा। सरला बेटे के साथ कानपुर जाती है। मकान बिकने के बाद वो लोग वापस मुंबई आने को तैयार होते हैं कि वो बेटे से कहती है, बेटा मैं अभी आई। वो फिर उस बुजुर्ग दंपति के घर जाती है।
वो दरवाजा खटखटाती है तो एक लड़का दरवाजा खोलता है। सरला उसे सारी बात बताती है। हाँ, वो महिला मेरी माँ थी। उन्होंने ही मेरे दादा दादी को वृद्धाश्रम भेजा था। मैंने भी उन्हें और पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। पता नहीं कौन हर महीने दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपए जमा करता है। दादा दादी तो रहे नहीं, लेकिन उनकी कमाई आज तक उसी वृद्धाश्रम में बैठकर मम्मी पापा खा रहे हैं। हमारा तो पीछा छूटा। सरला मुस्कुराकर वहां से निकल जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, माँ बाप का किया हमेशा बच्चों के सामने आता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। चलो। माँ आखिर क्यों भिखारिन बनेगी? सवाल तो यही है ना। लेकिन करे क्या, आदत से जो मजबूर है। वैसे ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, तो असल जिंदगी से जोड़कर ना ही देखे तो अच्छा होगा। राधिका किसी समय भीख मांगकर गुजारा किया करती थी, लेकिन एक दिन ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? किसका क्या, मेरा बच्चा है साहब, रो रहा है, इसको खाना खिलाना है, पैसे दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो, इस बच्चे को पास के स्कूल में डाल दो। जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। तुम बस इसे पढ़ाओ, मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ। अरे ठीक है साहब, ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखे। राकेश और उसकी बीवी राधिका के बच्चे को स्कूल में डलवा देते हैं और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन राधिका उन लोगों के घर आती है। अरे राधिका, क्या बात है? बच्चे की फीस तो वक्त पर जा रही है ना? फिर क्यों आना पड़ा यहाँ पर? माँ जी, वो ना मेरा बेटा पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा है, तो आप लोगों से मिलने आया है। सामने खड़ा होता है स्मार्ट सा लड़का रोहित। सर, मैम, मैं आप लोगों को थैंक्स बोलने आया हूँ। मैम, मैं कुछ बन जाऊंगा तो आप लोगों का एहसान मानूंगा, पर अब माँ की चिंता है कि वो कैसे अकेली रहेगी यहाँ पर। अरे वो यहाँ रह लेगी, हम लोगों के घर की बगिया और गार्डन संभाल लेगी। ये तो बहुत अच्छा होगा साहब, मैं माँ को कुछ ही साल में ले जाऊंगा। रोहित दिल्ली चला जाता है और राधिका उन लोगों के घर रहने लगती है। ये माली की नौकरी में ना मजा नहीं आ रहा है, मिट्टी में हाथ डालकर वो भी खराब हो जाते हैं। शारीरिक मेहनत वो अलग। भिखारी की लाइफ कितनी मस्त थी, बस एक जगह बैठ जाओ, ए भगवान के नाम पे दे दे, और देने वाला खुद ही दे जाते थे। राधिका, क्या सोच रही हो? कल तुम्हारे साहब 10 पौधे लाए हैं, सब प्लास्टिक से निकाल कर गमले में लगा दो। हाँ, मालकिन लगा देती हूँ, लेकिन सोच रही थी कि मेरी बस्ती के कुछ मिलने जुलने वाले लोग हैं ना, उनकी बहुत याद आ रही है, तो क्यों ना मिल के आऊँ उन्हें। बिल्कुल राधिका, अपनों से तो मिलना ही चाहिए। वैसे ये लो मोबाइल, रोहित ने दिल्ली से भेजा है तुम्हारे लिए। तभी फोन पर रोहित की कॉल आती है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू काम करती है, लेकिन चिंता ना कर, मैं जल्द ही तुझे यहाँ पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी लगते ही बुला लेता हूँ। हैं? ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे, तेरी जोड़ी बरकरार रखे, तू 100 साल जिए और तेरे बच्चे। बस माँ, बस, कितनी बार बोला हूँ कि भूल जा ये लैंग्वेज। क्यों बात बात पर भिखारी की तरह दुआ देती है? हाँ बेटा, कोशिश करती हूँ, जल्दी आदत छूट जाएगी। हाँ। खैर, अगला दिन आता है और राधिका उसी रेड सिग्नल पर पहुंचती है जहां वो भीख मांगा करती थी। उसके सारे दोस्त वहां खड़े होते हैं। यार राधिका, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। यहाँ लोग भिखारी बनकर पैदा होते हैं और ज्यादा गरीब होकर मरते हैं, लेकिन तू। और भला हो उस मालिक का जिसने इसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाया है। अरे सोचो, अगर हर कोई एक बच्चे का भी खर्चा उठा ले तो देश में कैसे गरीबी और अशिक्षा खत्म हो जाती है। अरे वो सब तो ठीक है रे, लेकिन मैं ना वो भिखारी वाली जिंदगी बहुत मिस कर रही हूँ। अरे पता है कितना काम करवाते हैं, तब जाकर रात को खाना मिलता है। अरे तो फिर आ जाना, यहीं काम फिर से शुरू कर दे, दिक्कत क्या है? हाँ, सोच तो रही हूँ कि छुपकर भीख मांगने का काम शुरू कर दूँ, 2 पैसे एक्स्ट्रा ही आएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से जा राधिका, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, शाम को चाय बनाने आ जाना, ठीक है?
चलो मैं तो चली अपने पुराने काम पर। अरे जो आराम बैठकर कमाने में है वो कहाँ इतना काम करने में। राधिका वापस भीख मांगने बैठ जाती है। 2 घंटे बाद अरे वाह क्या कलेक्शन है आज का। लेकिन ये घंटी कहाँ बजे जा रही है। ये तो रोहित की वीडियो कॉल है और मैंने तो भिखारी वाली शक्ल बना रखी है। कैसे करूँ। राधिका भाग कर जाती है, अपना मुंह धोकर रोहित से बात करती है। अरे वाह माँ, कहीं बाहर आई हो क्या? हाँ बेटा, वो थोड़े गोलगप्पे खाने का मन था तो। माँ, मैं कुछ दिनों बाद घर आऊँगा, मेरी नौकरी लग गई है। आपको ले भी जाऊँगा और सर और मैम से थैंक्स भी कर दूँगा। अच्छा बेटा, तो मैं कपड़े पैक कर लेती हूँ। हाँ अच्छा, अब ना हम अच्छे से रहेंगे। और मैं ना नए शहर में काम भी जमाऊंगी अपना। कैसा काम माँ? नाना, तू अब कोई काम नहीं करेगी माँ। राधिका फोन रख देती है और रोज छुपकर भीख मांगने का काम करती रहती है। एक रोज, अरे राधिका, रोहित का फोन आया था, तेरे लिए बहू चुन ली है उसने। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया? किस घराने की है? बाप क्या करता है? दहेज में कौन सा एरिया है? मतलब कितने दुकान मकान? अरे मेरा शहरी कमाओ बेटा है ना, तो मेरे सपने भी तो थोड़े ऊंचे रहेंगे ना। राधिका, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऊंचे घराने की बहू के लिए तुम्हें भी तो अपनी हरकत ठीक करनी होगी ना। कैसी बात कर रही है मालकिन? मैंने तो सारे काम छोड़ दिए। हाँ दिखता है राधिका, रोज कहाँ जाती हो, बाकी तेरी मर्जी है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। राधिका किसी की बात नहीं मानती और भीख मांगने का सिलसिला चलता ही रहता है। एक भिखारी, अरे राधिका, चलना आज स्टेशन जाते हैं, सुना है वहाँ कमाई अच्छी है। हाँ चलो चलो। हाय, लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसी अमीर घराने की लगती है, उसी से भीख मांगती हूँ। ऊपर वाले के नाम पर इस बुढ़िया को भीख दे दे बेटा। 2 दिन से खाया नहीं, कुछ दे दे बेटा। चल हट, शर्म नहीं आती भीख मांगते? अरे बेटा, घर में पति बीमार है, लड़का कोई काम नहीं करता, दे देना कुछ पैसे ऊपर वाले के नाम पर, भगवान तुझे खुश रखेगा बेटा। ए भिखारन, इस तरह पीछे ना पड़, समझी? चल यहाँ से फुट। पैसे नहीं देने तो मत दे, लेकिन तमीज से बात कर। भिखारन का आत्मसम्मान जाग गया। अरे इतना ही घमंड है तो भीख क्यों मांग रही है? अरे थोड़े दिन के लिए शौक है ये बस, समझी? मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी है ना, चल भाग यहाँ से। लड़की को राधिका की बात अजीब लगती है। राधिका वहां से दूसरी तरफ जाकर भीख मांगने लगती है कि तभी पीछे से उसका बेटा उसे देख लेता है। माँ, माँ! राधिका बेटे को देखकर डर जाती है। वो बेटा ऐसे ही आज इन लोगों से मिलने आई थी ना, तो माँ तो भीख मांगना छोड़ नहीं सकती है क्या? माँ, ऐसा क्यों करती है तू? ये बोलकर रोहित रोने लगता है। तभी वो लड़की आ जाती है। अरे रोहित, रो क्यों रहे हो? इस भिखारन ने तुम्हें भी कुछ कहा क्या? इस भिखारन ने मेरी भी बेइज्जती की है। तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। माँ, माफ करना। लड़की राधिका के पैर छूती है। जीती रहो बेटी, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ राकेश और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। अरे बेटा रोहित, हम लोगों को आने में देर हो गई, माफ करना। पता नहीं राधिका कहाँ गई है, वो आ नहीं सकी। तभी भिखारी जैसी राधिका पर मालकिन की नजर पड़ती है। क्या राधिका, सामने तुम्हारी बहू और लायक बेटा खड़े हैं, लेकिन तुमको जीवन में भीख ही मांगना है? छोड़ो तुम लोग इसे यहीं पर और चलो हम लोगों के साथ। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी। भगवान के ना, मुझे ऐसे ही माफ कर दीजिए मालकिन।